एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश। प्रियम्बल के अलावा भी संविधान में बहुत सारी अहम बातें कही गई हैं। पहली, एक सरकार होगी। दूसरी, एक इलेक्शन कमीशन होगा जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा। तीसरी, सरकार संविधान और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों के मुताबिक चलेगी। चौथी, न्याय प्रणाली होगी जो कि न सिर्फ ये देखेगी कि सरकार संविधान और उसके अंतर्गत बनाए हुए कानूनों के अनुकूल चल रही है, बल्कि ये भी देखेगी कि नागरिक के अधिकार जो संविधान उसको देता है सुरक्षित है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें संविधान के अधीन और उसके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और उसके बनाए हुए कानूनों के मुताबिक चल रही हैं या नहीं। सवाल ये भी उठता है, क्या नागरिक संविधान और उसके बनाए हुए कानूनों के मुताबिक सुरक्षित है? क्या अदालतें आजाद हैं? क्या वे अपने अधिकारों का ठीक तरह से इस्तेमाल कर रही हैं? अफसोस तो ये है कि जो हम आजकल देख रहे हैं वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? ये नहीं कि जजों को पेंशन नहीं मिलती, मिलती है और अच्छी खासी मिलती है, मगर लालसा ये है कि रिटायर ही ना हो। कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई और असाइनमेंट मिल जाए, लेकिन असाइनमेंट तो सरकार ही देगी। लिहाजा ये जरूरी है कि सरकार को खुश रखा जाए, नहीं तो असाइनमेंट नहीं मिलती। अब भला सरकार उससे क्यों खुश होगी जो सरकार को खुश नहीं रखे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही? ये होता रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, और फिर रिटायरमेंट के बाद एक और असाइनमेंट भी चाहिए, और वो असाइनमेंट तो सरकार ही दे सकती है। कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा चले जाता है, कोई किसी स्टेट का गवर्नर बन जाता है, कोई किसी कमीशन का चेयरमैन बन जाता है। शुक्र है कुछ ऐसे माई के लाग हैं जो संविधान के मुताबिक और संविधान के अंतर्गत बनाए हुए कानूनों का पालन करते हुए रिटायर हो गए और अपनी जिंदगी सुख और शांति से बसर कर रहे। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ अदालतों और जजों की बात ही क्यों कर रही हूँ? क्या हमारे समाज में कोई और बुराई नहीं है? क्या समाज के दूसरे वर्ग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं? चलिए उन पर भी नजर मार लेते हैं। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम की, अपने लेजिस्लेचर्स की, तो भला हम इलेक्शन कमीशन को कैसे भूल सकते हैं? वहां बैठे महानुभावों को कैसे भूल सकते हैं? आजकल तो इलेक्शन कमीशन के घर घर में चर्चे हो रहे हैं, हर जुबान पर उसका ही नाम है, हर गली कूचे में उनका जिक्र कानों में पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन को संविधान में के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा है, और वही किसी भी डेमोक्रेसी का आधार है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सरकार के मुताबिक तो इतना ईमानदार और इंडिपेंडेंट कोई इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टीज को सुना जाए तो उनके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली है जिसकी तार सरकार के हाथ में है, और जैसे सरकार चाहती है वैसे वो उसको नचाती है। कहानियां तो हर गली, हर कूचे और हर मोहल्ले में सुनाई देती है। फैसला आप पर है, आपका जो भी फैसला हो आपको मुबारक। पर ये जो धुआं उठ रहा है वो किसी आग की भड़कने का संकेत तो नहीं। गालिब ने कहा है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब,
बेखुदी बेसबब नहीं गाली, कुछ तो है जिसकी पर्दा डाली। अब आ जाइए पुलिस पर। पुलिस क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, आप सब इसका जवाब जानते हैं। क्या पुलिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है? मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन आजकल पंजाब के एक डीआईजी साहब का नाम मीडिया में बहुत चर्चित है। उनके घर से क्या क्या बरामद हुआ सब अखबारों में छपा है। उनकी जमीनें, उनकी जायदादें, उनके घर से करोड़ों रुपए का बरामद होना, उनके घर से सोना घड़ियों का मिलना सब छपा है। अगर समाज के रक्षक ही समाज को लूटेंगे तो क्या होगा, और अगर पुलिस वाले डिक्वाइट बन जाएंगे तो आम शहरी का क्या हालत है। आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है? क्या हमारा समाज ऐसी बीमारी से दूर है? क्या गैर कानूनी तरीके से कुछ शहरियों को पकड़ा नहीं जा रहा? क्या गैर कानूनी तरीकों से लोगों के घर नहीं तोड़े जा रहे? क्या यह सच्चाई नहीं कि कुछ पावरफुल लोगों को अदालतें साथ खून करने के इल्जाम में के बावजूद जमानत दे देती है, मगर दूसरों के बारे में आंखें मूंद लेती है? क्या यह सच्चाई नहीं कि जिन पर 100 करोड़ के हेरा फेरी के इल्जाम है वो देश में बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर जाकर दंदनाते फिर रहे? क्या ये सच्चाई नहीं कि कुछ छोटे मोटे इल्जामों में जेलों में सड़ रहे हैं? ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास से सीखें। आपको याद है वो शेर, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको याद है ये तराना किसने लिखा था? सर मोहम्मद इकबाल ने। क्या हम फिर एक भाषा जो इसी जमीन से पैदा हुई, यहीं पनपी, बड़ी हुई, फली फूली, उसको एक मजहब से नहीं जोड़ रहे हैं? हमारा देश भारत है, हम सब एक हैं, लेकिन क्या हम भाषा से आगे भी जाकर एक अपने ही वर्ग के लिबास पर नहीं आ गए हैं? ये लिबास सिख का है, ये टोपी एक समाज की है, ये टोपी दूसरे समाज की है, ये ढाबा एक समाज का है, ये दूसरे समाज का, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है। ये कौन सा धर्म स्थापित कर रहे हैं हम? ये कैसा समाज बना रहे हैं? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख हैं, हम ईसाई हैं, और हम भारतीय क्यों नहीं हैं? हमारे मकान हिंदू मुसलमान क्यों हैं, घर क्यों नहीं? हमें अजान और आरती में एक ही भगवान का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? क्या हम फिर एक ऐसी दिशा में नहीं जा रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा है? 15 अगस्त 1947 को याद रखिए, हमने अपने आप को एक संविधान दिया है। हम कई बार लड़खड़ाए, फिर संभले। हमने हरे भरे खेत दिए, खलियान दिए, हमने अपने रास्ते खुद ही चुने, आगे बढ़े अपने मंजिल की ओर। वो मंजिल जो सामने भी थी और दूर भी थी, जो साफ सुथरी भी थी और टेढ़ी मेढ़ी भी थी। हमने इस सफर में क्या खोया, क्या पाया, ये सवाल है, और यही सवाल खुशी भी देता है और परेशान भी करता है। लेकिन यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। सोचिए और अपना अपना जवाब ढूंढिए। एक हिंदी कवि थे जिनका नाम था धूमल। आजादी के 20वें साल में उसने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था 20 साल बाद। मेरा जी चाहता है कि मैं उस कविता को पढूं और आपसे विदाई लूं। शायद उसको भी लोकतंत्र बदहाल होता हुआ लगा। 20 साल बाद और इस शहर में सुनसान गलियों से
चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से ये सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई और खास मतलब है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप।